चलो सभी को मैं पहले तो स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। एवरीवन, सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है? एवरीवन, चलो। आज अपन देखेंगे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड में एसआईपी या फिर किसी स्टॉक्स में एसआईपी कैसे की जाती है। उसके बाद अपन देखेंगे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये तीन चीजें जो आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड होता क्या है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसको म्यूचुअल फंड नहीं पता होगा। बिकॉज म्यूचुअल फंड की बहुत सारी एड्स चलती है। आपने टीवी पे देखा होगा, अदरवाइज आपने किसी से सुना होगा, कहीं पे आपको रील्स आई होगी, कहीं पे तो आपने म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होते क्या है। देखो, यहाँ पे ए पर्सन है और यहाँ पे एक बी पर्सन है। जो ए पर्सन है ना, उसको स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ना, वो आता है। क्या आता है, इसको फंडामेंटल एनालिसिस। अभी फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है आप सभी लोग यहाँ से सीखोगे। बट ए पर्सन है जिसको फंडामेंटल आ रहा है, आप ए पर्सन में जाओगे। अभी आप बी पर्सन हो जिसको कुछ भी पता नहीं है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब आप पर्टिकुलर स्टॉक का पूरा स्टडी करते हो कि पर्टिकुलर उस कंपनी का सेल्स रेट क्या, सेल्स क्या है। उसके बाद कंपनी वो ग्रोथ कैसे कर रही है, कैसे अपने अपोनेंट को टैकल कर रही है, कैसे मार्केट में अपना मतलब रुतबा बना रही है, मतलब कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। ये सारी चीजें किसमें होती है, फंडामेंटल एनालिसिस में। ये सारी चीजें आपको क्या करनी होती है, देखनी होती है कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, इन फ्यूचर इसका फ्यूचर है कि नहीं। तो ये सारा स्टडी आप कहाँ पे करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस में। तो एक पर्सन है जिसको ये सारी चीजें पता है कि स्टॉक मार्केट ऐसे होता है, मुझे ये सारी चीजें देखनी है, उसके बाद मुझे पता चलेगा कंपनी अच्छी है कि नहीं। बट जो बी पर्सन है ना, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं, इसको जीरो नॉलेज है। बट इसको स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करना है, तो ये इन्वेस्ट करेगा कैसे। जिसको नॉलेज है वो तो डायरेक्टली एनालाइज करेगा, स्टॉक को सर्च करेगा, रिसर्च करेगा और डायरेक्टली किसी भी शेयर को क्या करेगा, बाय करेगा। बट जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेगा, तो वो जाता है फंड हाउसेस के पास। फंड हाउसेस, फंड हाउसेस मतलब कौन, म्यूचुअल फंड। कौन, म्यूचुअल फंड वाले। तो ये म्यूचुअल फंड करते क्या है, जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता, जिनके पास वक्त नहीं है कि हम एनालाइज करें प्रॉपर मार्केट को, उसके बाद किसी शेयर को बाय करें। किसी किसी को वक्त नहीं रहता, 9 बजे से 9 बजे जॉब पे जाते, 5-6 बजे छुट्टे, घर पे आने के लिए 8 बज जाते। कब एनालाइज करेंगे, कब मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सारा वक्त नहीं मिलता बी पर्सन को। तो वो सिंपली क्या करते हैं, अपना पैसा जो है वो फंड हाउसेस को देता है, मतलब म्यूचुअल फंड को। तो ये जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ना, इनके पास ना प्रॉपर एनालाइजर होते हैं। कौन होते हैं, प्रॉपर एनालाइजर। जिनको ना रियल मार्केट का एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है, इनको मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, जो भी रहेगा, इनको प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है। इनको पता होता है कि कौन से स्टॉक्स को अभी पिक करना है, कौन से सेगमेंट अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, कौन से अभी स्टॉक्स होंगे जो आगे के 4-5 मंथ में बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। ये सारी चीजें किसको पता होती है, एनालाइजर को। डायरेक्टली पता नहीं होती, वो खुद भी स्टडी करता है। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करना, माइक ऑफ करना, माइक 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 ऑफ करना। थोड़ा ध्यान देना, माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फंड हाउसेस क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं स्टॉक्स को और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड करते क्या है, जैसे बी पर्सन है वो अकेला तो नहीं होगा जिसको मार्केट में स्टॉक का एनालाइज करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे हजारों लोग होंगे, या फिर लाखों हो सकते हैं, या फिर करोड़ों लोग हो सकते हैं ना, जिनको वक्त ही नहीं मिल रहा। बहुत सारे पर्सन होंगे जिनको टाइम नहीं मिल रहा। तो ये कि सभी लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या करेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, मतलब फंड हाउसेस के पास। अभी बी पर्सन जैसे लाख अगर लोग 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के पास अप्रोक्स 10 CR हो जाएंगे, या फिर 100 CR, 100 करोड़ रुपीज हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, स्टॉक्स का एनालाइज करेंगे। ये खुद देखेंगे कि कौन सी कंपनी है जो अभी से लेके 10 महीने में, 5 महीने में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है। खुद क्या करेंगे, फिर इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। जब ये कंपनी, जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने जिन कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अगर वो कंपनीज अगर बढ़ती है, उनकी प्राइजेस अगर इंक्रीज होती है, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपको
अच्छे रिटर्न्स दे देता है। बिकॉज ऑफ क्यों? उन्होंने जिन कंपनी में इन्वेस्ट किया उनकी प्राइस क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो म्यूचुअल फंड में जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए उसकी भी प्राइजेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है। जब उसकी प्राइजेस इंक्रीज होगी तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। है ना? एट द एंड आप मार्केट में क्यों आ रहे हो? प्रॉफिट्स के लिए आ रहे हो ना? तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। कब मिलेगा? जब म्यूचुअल फंड क्या होंगे? म्यूचुअल फंड में जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है वो कंपनीज की प्राइजेस इंक्रीज होगी, तो म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है वो भी आपकी क्या बढ़े होगी? इंक्रीज होगी। आप समझे? फंड हाउसेस म्यूचुअल फंड करते क्या है? सिंपल है। म्यूचुअल फंड सिंपल एक ही चीज करते हैं, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है उनसे पैसे लेके मार्केट में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है एवरीवन। जैसे आप क्या कर सकते हो अभी? अभी आप सभी ने सुना होगा म्यूचुअल फंड। क्लियर है ना सभी को? या फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं म्यूचुअल फंड? एवरीवन, म्यूचुअल फंड्स क्लियर है सभी को? या फिर से एक्सप्लेन करूं? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? मैं यहाँ से सर आंसर क्लियर है एक्सपेक्ट कर सर। रहा हूँ। ओके, तो मैं हर किसी से ना आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जितने भी पर्सन हो ना, इफ मैं अगर कुछ पूछता हूँ तो आपके एंड से भी मुझे आंसर आने चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप एक्टिव हो कि नहीं हो। है ना? चलो, तो म्यूचुअल फंड सभी को क्लियर है एवरीवन? ओके ठीक है, चलो अपन स्टार्ट आगे चलते हैं थोड़ा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? सिंपली जिसके पास नॉलेज नहीं होता वो क्या करता है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं? पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जब स्टॉक्स की प्राइसेस इंक्रीज होती है तो म्यूचुअल फंड में आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसकी भी प्राइसेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है। उसके बाद आप सभी ने सुना होगा एसआईपी। एसआईपी सुना है? इसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अभी इसके नाम में ही है, देखो, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट मतलब का क्या? आप क्या करते हो? हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट को एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज, एक फिक्स्ड अमाउंट क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो। तो कहाँ पे करते हो? शेयर्स में भी कर सकते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो। तो ये करता कौन है? एसआईपी करना इंपॉर्टेंट है क्यों है? ये बात का क्वेश्चन है। अभी एसआईपी क्यों, क्या होता है, अभी यही समझते हैं अपन। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अभी ये कौन करता है? जिसके पास सेम एनालाइज करने के लिए वक्त नहीं है, पता नहीं है, हर महीने पैसे आ रहे जा रहे, कुछ हिसाब नहीं लग रहा, तो आप क्या कर सकते हो? एक छोटा अमाउंट जो है वो एसआईपी थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक 1000 रुपीज की भी अगर एसआईपी करते हो ना, तो वो 10 साल बाद, 20 साल बाद ना बहुत बड़ी अमाउंट बन जाता है। ठीक है। देखो, आपको एक सिंपल बताता हूं मैं, उससे पहले आप एसआईपी इतना ही समझो बस। एसआईपी होता क्या है? आप सिस्टमेटिकली एक पर्टिकुलर अमाउंट स्टॉक्स में क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में। आप महीने की 1 तारीख को, 2 तारीख, या फिर 4 तारीख को, 10 तारीख को, जो भी आपको पेमेंट आता है जिस दिन भी, आप क्या करते हो? उसके अगले दिन हर महीने 1000 रुपीज क्या करते हो? स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। इसको अपन सिंपल एसआईपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अभी देखो, मैंने जो आपको म्यूचुअल फंड, ये मैंने आपको जो म्यूचुअल फंड बताया, म्यूचुअल फंड और एसआईपी बताई, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? म्यूचुअल फंड और एसआईपी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, आपने इन्फ्लेशन सुना है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कितने लोगों को पता है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है पता है? इन्फ्लेशन मतलब हर साल किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू कितने परसेंट से बढ़ती है। कोई भी प्रोडक्ट देखो आप, उसकी ना हर साल प्राइस बढ़ती है। कुछ भी जाके रैंडम कार देखो या फिर कोई भी प्रोडक्ट देखो, एक शू है, उसके बाद जो भी कोई भी प्रोडक्ट, एक फोन हुआ, आईफोन हुआ, कुछ भी प्रोडक्ट की हर किसी चीज की प्राइस क्या होती है? इंक्रीज होती है। वो इंक्रीज होती किस वजह से? तो होती है वो इन्फ्लेशन की वजह से। अभी इंडिया में जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो अप्रोक्स 6% के आसपास चल रहा है। मतलब क्या? हर साल किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू 6% से क्या होगी? इंक्रीज होगी। हर प्रोडक्ट की वैल्यू, कोई भी प्रोडक्ट रहने दो, उसकी प्राइस अप्रोक्स एवरेजली 6% से क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो आप एक चीज सोचो, अगर आपने 2020 में 1 लाख रुपए की एफडी बनाई होती, क्या बनाई होती? एफडी। एफडी कहाँ पे बनाते हो आप? बैंक में बनाते हो ना? बैंक में आपने एफडी बनाई होती। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट,
है ना। जो कि इंडियन पर्सन, जो भी इंडियन पर्सन है, उनको एफडी मतलब बहुत अच्छी चीज लगती है। तो अभी आपको मैं एफडी क्यों बुरी है वो बताता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड है आपको एफडी बनानी है नहीं बनानी है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एफडी किस तरीके से आपको रिटर्न देती है और म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट आपको किस तरीके से रिटर्न देता है ना। जब आपने 2019 में या फिर 2020 में आपने बैंक में एफडी बनाई होती अप्रोक्स 1 लाख की, मान के चलो आपको बैंक में मिल रहा है 8% इंटरेस्ट। कितना परसेंट? 8%। तो सीनियर सिटीजन को मिलता है 8% भी आपको कोई बैंक इंटरेस्ट नहीं देती। अप्रोक्स 7% 2% से लेके 7.5 तक ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। बट अपन ने समझ भी लिया आपको 8% इंटरेस्ट मिल गया, तो अप्रोक्स आपको एक ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलता है? 8,000 फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आएगा। सेकेंड ईयर में भी आपको 8,000 ही इंटरेस्ट आएगा। थर्ड ईयर में भी 8,000 इंटरेस्ट आएगा। अभी 2025 चल रहा है, 2025 तक कैलकुलेट करते हैं, मतलब 5 साल के लिए। ये फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। अप्रोक्स अप्रोक्स एक सेकेंड, अप्रोक्स 40,000 आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? अरे को 40,000 आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। अभी आप सोचो, अभी आपने इन्वेस्ट कितने किए थे? अभी आप बोलोगे मैंने तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, एफडी बनाई थी 1 लाख की। अभी तो मेरी प्राइस क्या चल रही है? 1,40,000। मेरा 40 लाख का क्या चल रहा है अभी? प्रॉफिट चल रहा है ना। जो आम आदमी होगा तो यही सोचेगा ना कि मैंने 1 लाख रुपए डाले थे, अभी मेरे 1.5 लाख बन गए। तो एक्चुअल में 1.5 लाख बने कि नहीं बने, अभी सोचते हैं समझते हैं। 2020 में आप अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने जाते, सिंपली सभी लोग एग्स तो खाते होंगे। 2020 में एक की प्राइस थी, मतलब जो अंडे थे उसकी प्राइस चल रही थी अप्रोक्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है 4 रुपीज के आसपास थी, 4 रुपए, है ना। कहीं कहीं पे 3.5 थी, 3.5 रुपए, 4 रुपए, इतनी प्राइस चल रही थी ना। 4 रुपए अगर एक की प्राइस चल रही थी, तो 1 लाख के आप कितने एग्स ले पाते? अपन करते इसको डिवाइड 4 से, कितने एग्स ले पाते आप? कितने एग्स ले पाते अप्रोक्स? अप्रोक्स 25,000। 25,000 ना, या फिर 30,000, जो भी आ रहे हैं। एक सेकेंड अपन कैलकुलेट करते, चलो इसको कितने आते एग्स इफ आप परचेस करते 1 लाख रुपए, 5,000। डिवाइड करो 4 से, तो अप्रोक्स 25,000 एग्जैक्टली राइट। 25,000 अपने को क्या आते? एक आते 25,000। अभी आप अगर मार्केट में जाओगे 2019 में 20 में, अभी 25 में अगर आप मार्केट में जाओगे तो एक अंडे की वैल्यू 6 रुपीज चल रही है, 6 रुपीज चल रही है। अगर आप डिवाइड करोगे इसको 6 रुपए से, तो अभी आपको कितने मिलेंगे? 1 लाख रुपए डिवाइड बाई 6, तो आपको सिर्फ 16,000 अंडे आ रहे हैं। अभी कितने आ रहे हैं? 16,000। चलो कितने अंडे आ? 16,000। बट आप सोचो अभी, यह 16,000 नहीं, एक सेकेंड। अभी आपके 2025 में पैसे कितने बने? 1,40,000 बने ना आपके बैंक में, जो आपने एफडी बनाई थी उसके कितने बने अभी? 1,40,000, है ना। आपने 1 लाख रुपए की बैंक में एफडी बनाई थी। अभी उस पे इंटरेस्ट कितना आया हर साल? 8%, मतलब 8,000 अगर अपन मान के चले, तो भी आपको 40,000 इंटरेस्ट आया, मतलब 1,40,000। तो 1,40,000 में आपको कितने अंडे आ पाएंगे अभी? अप्रोक्स 1,40,000 में आपको अंडे आएंगे 23,300। कितने अंडे आ रहे हैं? 23,300। आपको 2020 में 1 लाख रुपए के 25,000 अंडे आ रहे थे। बट आप अगर अभी 2025 में लेने जाओगे, तो 1,40,000 में सिर्फ आपको 23,000 ही अंडे आ रहे हैं। मतलब आपके पैसे बढ़े, बट पैसे की वैल्यू बढ़ी है क्या? पैसे डेफिनेटली आपके इंक्रीज हुए, पैसे जो आपके बढ़े हैं, है ना। बट आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो बढ़ी है क्या? एक्चुअल में आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं हुई है। बिकॉज ऑफ क्यों? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को बीट कैसे करेंगे आप? आप समझ पा रहे हो ना मैं जो बता रहा हूं? इन्फ्लेशन, इसको अपन कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब जो चीज आप 2019 में 1 लाख रुपए में परचेस कर पा रहे थे, वो अभी आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, है ना। एवरीवन समझ पा रहे हो सभी लोग?
एवरीवन, समझ नहीं पा रहे हो आप? अगर मैं कोई यस चीज सर। पूछ रहा हूँ तो उसका मैं आपके हाँ सर, ऐसा समझ। आंसर चलो, यस सर। तो यहाँ पे अभी आ रहा है ना वॉइस? एवरीवन, वॉइस आ रहा है ना अभी? चलो यस स्क्रीन पे सर। चलते हैं। ओके ओके, चलो स्क्रीन पे चलते हैं अपन। यस सर। यस सर। चलो आप जैसे गूगल पे आओगे, यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो एसआईपी कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आपको ना फर्स्ट लिंक आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो आपको कुछ कैलकुलेटर दिखेगा। आप बस यहाँ पे देख सकते हो कि कैलकुलेट कर सकते हो इफ अगर आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में तो आपको वो म्यूचुअल फंड कितने रिटर्न्स दे सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब पर्सन हो, आप कितना इन्वेस्ट कर पाओगे? एक सेकेंड जस्ट। चलो अपन यहाँ पे देखते हैं। आप अगर हर महीने 7,000 रुपीज की एसआईपी करते हो, 7,000 रुपीज की एसआईपी, एसआईपी मैंने आपको बता दिया है। एसआईपी मतलब क्या? आप हर महीने पर्टिकुलर एक डेट को क्या कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। 7,000 रुपीज आपने क्या किया, एसआईपी स्टार्ट की। फर्स्ट ईयर में आपका अप्रोक्स, कोई भी एसआईपी जो रहती है ना, हर म्यूचुअल फंड अप्रोक्स 19% to 20% के आसपास जो है वो रिटर्न दे देता है। इफ अगर आप यहाँ पे देखो, मैं एसआईपी जो है इसको एक मैजिक कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग होती है। क्या होती है? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मेरे हिसाब से एक मैजिक ही है, एट्थ वंडर लगता है मुझे। यस, जो कंपाउंडिंग है वो क्यों, अभी वो बताता हूँ मैं। फर्स्ट ईयर आपने क्या किया, 7,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आती है बन के? यहाँ पे ये क्या है आपकी? इन्वेस्टमेंट है। क्या है आपकी ये? इन्वेस्टमेंट है आपकी। और फर्स्ट ईयर में आपको रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 9,000 रुपए। अभी आप बोलोगे सर 9,000 तो वैसे भी बैंक में रखता हूँ तो भी मुझे 7,000 तो आ ही जाते, यहाँ पे सिर्फ 2,000 ही एक्स्ट्रा आए। बट एक्चुअल में यही से मैजिक स्टार्ट होगा, 2,000 और ये 7,000 से। देखो अभी होता क्या है। इफ आप 7,000 एक साल की है, यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप इसी की अमाउंट अपन आगे एक्सटेंड करते हैं इसको। इसको अपन करेंगे 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल करते तो फर्स्ट ईयर आपको कितने रिटर्न्स आए थे? सिर्फ 9,000। सेकेंड ईयर में देखो आपको कितने रिटर्न्स आए?
अप्रोक्स 38,000 कितने आए? ये जो है वो अप्रोक्स 38,000 के क्या आए आपको रिटर्न्स? कितने? 38,000 फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ आए थे 9,000, सेकेंड ईयर में आपको आए 38, मतलब अप्रोक्स 29,000 के क्या है आपके सेकेंड ईयर में रिटर्न्स। आप इसी एसआईपी को कंटिन्यू अगर करते हो 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स, सिर्फ 10 साल के लिए, तो आपकी अमाउंट देखो कितनी बनती है। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ 8,000, 8,40,000 है, और आपके रिटर्न्स देखो अप्रोक्स 17 लाख के आपके रिटर्न्स बनते हैं, अप्रोक्स 25 lakhs का आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। अभी आप यहाँ से एक जॉब पर्सन हो गए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 20-30 हजार की मुझे सैलरी आ रही है, तो ये 20-30 हजार में क्या ही बना लूंगा मैं अपना कॉर्पस, आगे जाके मैं कैसे मेरे सपने पूरे कर पाऊंगा। इफ अगर आपके पास पेशेंस है, प्रॉपर वेट है, वेटिंग कर पा रहे हो, देखो जो मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट, ये पूरा लॉन्ग टर्म का गेम है। आप यहाँ पे क्विकली पैसा बनाने अगर आओगे तो नहीं पॉसिबल है। आपको अभी बता दे रहा हूं मैं, अगर क्विक में आपको पैसा चाहिए, क्विकली पैसा बनाना है, तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको मार्केट को उतना टाइम देना पड़ेगा, है ना। इफ अगर एसआईपी करते हो तो लॉन्ग टर्म का आपको विजन लेके चलना पड़ेगा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक्स को, ठीक है। देखो सिंपली आपको कोई भी अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी स्टार्ट करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अप्रोक्स उसको 15 साल के लिए तो करो। इफ अगर आपकी एज 25 to 30 के बीच में है, तो आप 45 to 40 के एज में पूरा रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। अभी आपके जो फादर रहेंगे उनका एज अगर आप मान के चलो 40, 45, 50 अगर रहेगा, तो उनके एज तक जाने तक आप 15 ईयर्स में, विद इन 15 ईयर्स आपका पूरा कॉर्पस रेडी कर सकते हो। एक 7,000 या फिर 10,000, 15,000 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है आपके लिए इन्वेस्ट करना, ठीक है। इफ अगर आप सिर्फ 7,000 15 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 12 लाख की होती है, बट आपका जो पोर्टफोलियो बनता है वो अप्रोक्स 74 lakhs का बनता है। समझ पा रहे हो? एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना कॉर्पस बहुत बेटर है ना। जो भी आपका आगे का फ्यूचर होगा, जो भी आपके आगे के साल होंगे, आप इसमें आराम से निकाल सकते हो। अभी मैं ये नहीं बोल रहा इतना कॉर्पस बन जाएगा तो ठीक है, इसमें आप खुश रहना, ऐसा नहीं है। आपको ये मैं एकदम छोटा अमाउंट बता रहा हूँ कि एसआईपी कैसे होती है। इफ आप यही एसआईपी 20 साल के लिए होल्ड करते हो तो 2 करोड़ बन जाते हैं, और 30 साल के लिए होल्ड करो तो 14 करोड़। मैं यही नहीं बोलूंगा, इतने बड़े अमाउंट्स आपको नहीं बताऊंगा। आप इतना 30 को होल्ड 15 कर ले रहे हो तो भी इनफ है। बट उसके जो 15 साल आगे के हैं, पहले 15 साल में आपको सिर्फ 74 lakhs मिल रहे हैं, और आगे के 15 साल में 14 करोड़ बन जा रहे हैं। मतलब ये लॉन्ग टर्म का गेम है, 30 साल तो कोई नहीं होल्ड करेगा। आप जब 50 साल के हो गए तब पैसा मिलेगा 2 करोड़, तो उसकी क्या ही मतलब क्या ही करोगे, खुद कब इंजॉय करोगे पैसे को। तो 15 साल एक इनफ पीरियड है। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, आप अगर 15,000 कर पा रहे हो, 20,000 कर पा रहे हो, तो बहुत जल्दी आप जो है आपका कॉर्पस बना पाते हो, है ना। 15,000 अगर 15 साल के लिए करोगे इन्वेस्ट, तो अप्रोक्स 1,60,00,000 बन जा रहे हैं। अभी आप बोलोगे सर आप बता रहे हो 19% के रिटर्न, 20% के रिटर्न, इतना कौन देता है क्या? चलो अपन देखते हैं डायरेक्टली म्यूचुअल फंड वाले कितने रिटर्न्स दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड में अपन देखते हैं, यहाँ पे आओ, एंजल वन का अकाउंट है, ऐप है, इस पे अपन चलते हैं, देखते हैं। म्यूचुअल फंड में आया मैं यहाँ पे, आप सभी को दिख रहा है म्यूचुअल फंड यहाँ पे। स्टॉक्स के बाजू में एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसके बाजू में म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है। चलो अपन देखते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स। आपके सामने ये बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, जैसे कि एचडीएफसी स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, उसके बाद एसबीआई का एक फंड है, उसके बाद एचडीएफसी का मिड कैप है, क्वांट का है स्मॉल कैप फंड, उसके बाद निपॉन इंडिया का है, आदित्य बिरला सन्स का है, ये एसबीआई का है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, उसके बाद निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है, आईसीआईसीआई प्रोडक्ट। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है। यहाँ पे आप देखो कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने 22-25 के अंदर रिटर्न्स दिए हैं। दिख रहे हैं आपको सभी म्यूचुअल फंड? इसमें सबसे कम अगर मुझे कहाँ पे दिख रहा है, तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, जो कि अभी टॉप रैंक पे है ना, टॉप रैंकिंग कर रहा है ये भी म्यूचुअल फंड्स। तो अभी अपन देखते हैं सिर्फ अगर सबसे कम रिटर्न्स देने वाला म्यूचुअल फंड अभी अपने पास कौन सा है, एसबीआई का एक है, और यहाँ पे पराग पारिक का है। सबसे कम म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट दिए है, जो कि पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। इसका भी अगर अपन देखेंगे, बस उसने भी 21% की रिटर्न दिए है, जो भी सबसे कम रिटर्न है। इफ अगर आप 7,000 करते हो इन्वेस्ट, तो भी आपके
94 lakhs अप्रोक्स 1 करोड़ बन जा रहे 15 साल में। इफ आप इसको 16 या 20 साल के लिए होल्ड करते हो गलती से, तो आपके 2 करोड़ मतलब अप्रोक्स 3 करोड़ तक ये वैल्यू जा रही है। मतलब आप खुद समझो, मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप जाके पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड है उसको डायरेक्टली बाय करो, एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ, बिकॉज सबसे कम रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया आपको, है ना। तो आप ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड में क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हो, ठीक है एवरीवन। यहाँ पे एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है उसने अप्रोक्स 33% के रिटर्न दिए। अगर अभी अगर आप 33% अगर देखोगे, तो यहाँ पे सिर्फ 15 साल में ही आपका जो कॉर्पस है वो 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, 7 हजार भी कर रहे हो तो। इफ गलती से 15 हजार वगैरह कर देते हो तो 5 करोड़, मतलब ये अमाउंट के ऊपर मत फोकस करना, ये जो अमाउंट दिख रहे हैं छोटा ही अमाउंट के ऊपर फोकस करो। 5 हजार 7 हजार अगर आप एसआईपी कर पा रहे हो तो भी आपके जो है वो अप्रोक्स 1 करोड़ से भी प्लस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो समझे आप एसआईपी इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको करना है नहीं करना। हाँ ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझ गए एसआईपी कैसे करते हैं। आप अभी आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि सर म्यूचुअल फंड में बाइंग कैसे करेंगे हम, है ना। म्यूचुअल फंड में अगर हमें एसआईपी करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आया, यहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं, सेक्टर वाइज दिखेंगे आपको, लार्ज कैप दिखेंगे, मिड कैप दिखेंगे, स्मॉल कैप दिखेंगे। मैं भी आपको यही चीज बताऊंगा कि जो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा आप अवॉइड करो, बिकॉज ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं, ज्यादा रिटर्न्स देंगे, पर इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा रहेगा। मिड कैप और लार्ज कैप में आप ट्राई करना, ठीक है। लार्ज कैप में आपको रिटर्न्स थोड़े कम दिखेंगे बट फिक्स रिटर्न्स दिखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड दिख रहा है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप दिख रहा है, उसके बाद निपॉन इंडिया का दिख रहा है, क्वांट का दिख रहा है, एचडीएफसी के मिड कैप है, आदित्य बिरला सन्स का लाइफ का इक्विटी है, उसके बाद बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड को, चलो अभी आप एचडीएफसी का स्मॉल कैप है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली वैल्यू आ रही है। यहाँ पे देखो एक साल में कितने रिटर्न, पूरे 3 साल में 24% के क्या दिए, रिटर्न दिए 24% के। अभी आप देखोगे ना, यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जो 24% के रिटर्न दिए, तो इसमें अगर आप 3 साल पहले अगर पैसे डालते तो कितने पैसे बनते हैं। 24% अपन देखते हैं यहाँ पे 3 साल में रिटर्न दिए अप्रोक्स। अब अगर आप 3 साल अगर 15 हजार इन्वेस्ट करते, सिर्फ 15 हजार भी मान के चलो, 15 हजार किसी के पास नहीं भी होंगे तो भी आप 5 हजार तो कर पाते हो ना। अगर 5 हजार भी इन्वेस्ट करते तो 3 साल में आपकी रिटर्न्स देखो कितने बन रहे हैं, अप्रोक्स 2,60,000 आपके बन जाते हैं। आपने ये जो किसका है ये म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इसमें अगर इन्वेस्ट करते तो आप 3 साल पहले, तो यही है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का बटन आ रहा है आपको नीचे, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1.2 lakhs, मतलब अप्रोक्स 2 लाख लोग हैं जो इस म्यूचुअल फंड को चॉइस कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा स्मॉल कैप में ये #7 मतलब 7th पे रैंक कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे देखो 7th रैंकिंग है इसकी, 7th पे रैंक कर रहा है, मतलब टॉप जो कंपनीज है उसमें 7th नंबर पे ये जो एचडीएफसी का स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है वो है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वन टाइम मतलब एक बार ही पूरा 1 लाख लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे एसआईपी मतलब आप 5 हजार हर महीने कर रहे हो, ठीक है, 5,000 हर महीने कर रहे हो। एवरीवन, सभी लोग समझे एसआईपी। एवरीवन। चीज पूछनी थी। हाँ मैम, क्या बोल रहे हो आप। सर मैं ये पूछ रही थी, वन टाइम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम्म उसमें ज्यादा फायदा है या फिर मंथली अगर कोई इंसान करे तो उसमें ज्यादा है वो देखो बेनिफिट। फायदा अगर वैसे आप देखोगे ना, तो लमसम अगर आप जब करते हो ना, एक सेकेंड, जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो लमसम में ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज ऑफ देखो आपने फर्स्ट मंथ में 1 लाख रुपए अगर डाल दिए तो आपको 25% से रिटर्न्स मिलना स्टार्ट होंगे। 1 लाख रुपए अगर आपने डाल दिए तो एक साल में आपको 24,000 डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। मतलब आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो अप्रोक्स 1 ईयर बाद अप्रोक्स 18% के रिटर्न्स होंगे, तो 18% के आपको रिटर्न्स दिखेंगे 1 लाख के ऊपर 18%, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो 1 लाख से 1,18,000 रुपए चला जाएगा। बट आप वही एसआईपी थ्रू करते हो 5-5 हजार 5-5 हजार, तो आपके रिटर्न्स थोड़े धीरे बनते हैं, बट लॉन्ग टर्म में एसआईपी बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है।
बिकॉज अगर आप वन टाइम करते हो तो ऐसा हो जाता है आपका कि जब डबल अमाउंट हो जाता है, ट्रिपल अमाउंट हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है बहुत हो गया, अभी बस हो गया, 1 लाख डाले थे 3 लाख हो गए तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। बट एसआईपी जब आप करते हो ना, तो आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते ही रहते हो, करते ही रहते हो। 15 साल, 10 साल, 20 साल अगर आप करोगे ना एसआईपी, पर्सनली मेरी भी बहुत सारी एसआईपी चालू है, मेरी 4 to 5 एसआईपी चालू है, और पर्सनली मैं खुद स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, है ना। मैं खुद ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, सारे सेगमेंट्स में ट्रेड करता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, डेली मेरा रूटीन यही है। ठीक है एवरीवन, समझे आप? दोनों आपके लिए बेस्ट है, तो आप चॉइस करो कि कौन सा बेस्ट है मेरे लिए। इफ आपके पास वन टाइम में 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख है, तो आप लमसम में कर सकते हो। इफ आपके पास नहीं है, आप एसआईपी थ्रू जाना चाहते हो, तो एसआईपी भी कर सकते हो। 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, जो भी आपको बेटर अमाउंट लगे, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसा मत समझना कि जो बैंक्स होती है वो आपको कम रिटर्न्स दे रही है और ये जो है वो बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है। डेफिनेटली ये चीज है, बट उसको आपको प्रॉपर एनालाइज करना होगा कि कौन से स्टॉक्स को बाय करना है। अगर स्टॉक को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो म्यूचुअल फंड बहुत बेटर है आपके लिए। ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझे? सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, ओके ठीक है। चलो, सभी लोगों को एसआईपी और म्यूचुअल फंड समझा ना? आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में समझा नहीं। एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है ना? तो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपन अभी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स देखेंगे। मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब कौन? जैसे देखो, मैं मार्केट में आ रहा हूँ, वैसे आयशा जी आ रही है, मीना जी आ रही है, पायल जी आ रही है, प्रियांशी जी आ रही है, शुभम जी आ रही है, श्रेयस जी आ रहे हैं, मतलब मल्टीपल्स लोग हैं जो मार्केट में आ रहे हैं। तो अपन ना एक रिटेलर्स है। रिटेलर्स मतलब कौन? अपन 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लेके आएंगे। इससे ज्यादा आप में लेके आ सकते हैं क्या मार्केट में? डेफिनेटली नहीं। कोई है यहाँ से जिसके पास 5, 10, 20, 15 करोड़ है? मुझे तो नहीं लगता किसी के पास अभी तो होंगे। हाँ, इन फ्यूचर रहेंगे किसी के भी पास। बिकॉज ऐसा थोड़ी आप एक जगह पे स्टक रहोगे, आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, करियर में कुछ तो करोगे ना। हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका 100 करोड़ का भी कॉर्पस बन सकता है, हो सकता है ना। बट अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी के पास इतना बड़ा कॉर्पस होगा, किसी के पास 15, 20 करोड़ रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो जो छोटा अमाउंट लेके आते हैं ना मार्केट में, 5,000, 10,000, 20,000, 1 करोड़ के आसपास, या फिर 50 लाख, 20 लाख तक, उसको अपन रिटेलर्स कहते हैं। तो अपन थोड़ा स्क्रीन पे चलता हूँ मैं, स्क्रीन पे आपको बताता हूँ ये सारी चीजें। चलो, सभी लोगों को स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? चलो, तो अपन देखते हैं होता क्या है एक्चुअल में। अपन देखेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में ना 4 टाइप्स के लोग होते हैं। फर्स्ट होता है रिटेलर्स। फर्स्ट कौन होते हैं? रिटेलर्स। सेकंड होते हैं एचएनआई। थर्ड होते हैं डीआईआई। और फोर्थ होते हैं एफआईआई। अभी आपको ये लगेगा ये कौन लोग आ रहे हैं, इतने लोग कौन आ रहे हैं मार्केट में? तो रिटेलर्स मतलब कौन? आपके जैसे, मेरे जैसे, जिनके पास छोटा छोटा कैपिटल है और हम मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल्स लोग रहेंगे, मल्टीपल लोग। ठीक है, तो जो मार्केट में आ रहे हैं छोटा छोटा कैपिटल लेके, जो कि कितना हो सकता है, कितना हो सकता है वो कैपिटल? 100, 200 रुपए से लेके अप्रोक्स 1 CR, 2 CR, 2, 4 करोड़ तक हो जाते हैं। जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास होते हैं इतने पैसे, है ना। उसके बाद आते हैं एचएनआई। एचएनआई मतलब हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। अभी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर मतलब कौन? जिनके पास 5 करोड़ से लेके 100, 200, 300, 400, 500 करोड़ तक है। कितने करोड़ तक है? 500 करोड़ तक जिनके पास पैसे हैं, उसको अपन कहते हैं HNI, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। क्या कहते हैं? हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। तो अभी इंडिया में ना 2, 4 लोग हैं, 2, 4 नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बट 2, 4 लोग हैं जिनका नाम सभी को पता होगा। अभी स, राकेश झुनझुनवाला सभी को पता है, राकेश झुनझुनवाला। उसके बाद राधा किशन दमानी, और भी बहुत सारे लोग हैं, बट ये जो 2 लोग हैं इनका नाम सभी ने सुना होगा। राकेश झुनझुनवाला, जिनको अपन इंडिया का वॉरेन बफेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिया का वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट पता है ना?
इनको फादर ऑफ स्टॉक मार्केट कहा जाता है, वॉरेन बफेट को। ठीक है, वॉरेन बफेट को फादर ऑफ स्टॉक मार्केट कहा जाता है, बिकॉज बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन स्टॉक मार्केट के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया, और स्टॉक मार्केट से सबसे अगर ज्यादा पैसा किसी ने बना हो या होगा ना, तो वो वॉरेन बफेट है। ठीक है, और अपन रात के झुनझुनवाला जो है, इनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहते हैं। राधा किशन दमानी पता है सभी को, जो कि डीमार्ट के ओनर है। डीमार्ट पता है ना, डीमार्ट, डीमार्ट के ओनर है ये राधा किशन दमानी, जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत पहले से एक्टिव है। तो इनको अपन क्या कहते हैं, HNI। एवरीवन, सभी लोग समझे। उसके बाद आते हैं DII, इसको अपन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेस्टिक या फिर डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अभी DII में आते कौन है, अभी डायरेक्ट कौन इन्वेस्ट करता है, और जो DII होते हैं ना, उनके पास कैपिटल होता है 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़। अभी एक रिटेलर के पास इतना कैपिटल होता है क्या, नहीं होता। आपके मेरे पास इतना कैपिटल रहेगा, नहीं रहेगा। तो इतना बड़ा कैपिटल होगा किसके पास, तो ये कैपिटल होता है DII के पास। DII मतलब कौन, LIC पता है सभी को, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज होती है, उसके बाद होते हैं प्रोविडेंट फंड्स, उसके बाद होते हैं म्यूचुअल फंड्स। इनको अपन कहते हैं DII। इनको अपन क्या कहते हैं, DII। मतलब ये कौन है, खुद पैसा खुद का इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, लोगों का ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो LIC पॉलिसीज है, वो भी लोगों ने परचेस की हुई है, बट उनका पैसा लोगों ने LIC को दिया है, और LIC ने क्या किया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। ये PF किसका रहता है, प्रोविडेंट फंड या फिर पेंशन फंड किसका होता है, जो भी जॉब पर्सन है उनका पेंशन फंड होता है। पेंशन फंड किसमें जमा होता है, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के पास। और ये प्रोविडेंट फंड वाले क्या करते हैं, PF वाले अपना पैसा कहाँ पे लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में। उसके बाद म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड तो आपको डायरेक्टली बता देता है हम आपका पैसा कहाँ पे लगाएंगे, स्टॉक मार्केट में। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज होती है, वो भी पैसा कहाँ पे लगाती है, स्टॉक मार्केट में। तो अभी आप ही सोचो, अगर प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड वाले, म्यूचुअल फंड वाले, इंश्योरेंस कंपनीज, जो LIC पॉलिसीज है, उसके बाद नॉन फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल बैंक्स भी होते हैं, या फिर डायरेक्टली बैंक्स होते हैं, ये भी पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आपका जो पैसा है, आप ऐसा सोचते हो कि मैं बैंक्स में रख रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में दे रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ, वहां पे दे रहा हूँ, PF में मेरे सेविंग्स हो रहे हैं, बट एट द एंड ये सारा पैसा कहाँ पे जा रहा है, स्टॉक मार्केट में। तो आप खुद डायरेक्टली एनालाइज करके कुछ सारी चीजें सीख के भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो ना, है ना। तो आप अच्छा खासा मार्केट से रिटर्न भी बना पाओगे। सभी लोग समझे DII कौन होते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा होता है, और वो कहाँ से होते हैं, LICs, और ये सारी जो होते हैं LICs, इंश्योरेंस कंपनीज, PF, म्यूचुअल फंड, ये सभी लोग ना इंडिया से होते हैं। कहाँ से होते हैं, इंडिया से। इसको अपन क्या बोलते हैं, DII। उसके बाद आते हैं FII, इसको अपन कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्या कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो अभी ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, तो ये होते कौन है, इसको पहले समझते हैं। ये भी अपना इंडिया है, ये इंडिया है, सॉरी, चलो इसको ड्राइंग थोड़ा, ये इंडिया है मान के चलो, ये इंडिया है। और जो इंडिया छोड़ के बाकी की जो कंट्रीज होती है, बाहर की कंट्रीज, उसको अपन क्या कहते हैं, फॉरेन। एवरीवन, फॉरेन ही बोलते हैं ना, अपन बोलते हैं ना कि फॉरेन चला गया, घूमने चला गया, कहाँ पे, फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन मतलब जो इंडिया छोड़ के बाहर के देश होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरेन कंट्रीज। मतलब जो बाहर के देश से पैसा आता है, उसको अपन क्या कहेंगे, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंडिया छोड़ के जो बाहर से पैसा आता है, उसको अपन क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर। तो FII में होते हैं बड़े बड़े बैंक्स, जैसे अमेरिकन बैंक्स, उसके बाद सिंगापुर के बैंक्स हुए, उसके बाद बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं, जैसे अपना म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वैसे बाहर के देश के भी फंड हाउसेस होते हैं ना, तो वो फंड हाउसेस है, म्यूचुअल फंड्स बाहर के देश वाले। सॉरी, तो वो भी क्या करते हैं, आपके देश में, अपने देश में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। एवरीवन, समझे सभी लोग क्या होते हैं FII।
कौन होता है DII, कौन होते हैं HNI और कौन होते हैं रिटेलर्स। चलो, तो अभी अपन सिंपल चीज समझेंगे, FII। जब FII मार्केट में आते हैं ना, तो बहुत बड़ा पैसा लेके आते हैं, अप्रोक्स 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। जब DII मार्केट में इंटर करते हैं तो इनके पास भी अप्रोक्स 20,000 40,000 50,000 करोड़ तक इनके पास भी होते हैं। उसके बाद आते हैं HNI, इनके पास अप्रोक्स रहते हैं 200 करोड़ 300 400 500 करोड़ के आसपास। और लास्ट में आते हैं रिटेलर्स, इनके पास रहते हैं अप्रोक्स 1 लाख 10 लाख 20 लाख से लेके 1-2 करोड़ तक। इससे ज्यादा तो किसी रिटेलर के पास के नहीं, किसी भी रिटेलर के पास इससे ज्यादा अमाउंट तो नहीं होती। उससे ज्यादा हुई अमाउंट तो उसको अपन HNI में कन्वर्ट काउंट करेंगे, ठीक है। अभी आप खुद मुझे ये चीज बताओ, मार्केट को, मार्केट चलता किससे पता है? जो स्टॉक मार्केट चलता है ना, जो स्टॉक मार्केट होता है अपना, वो चलता है बायर और सेलर से। किससे चलता है? बायर्स और सेलर से। कोई भी प्रोडक्ट, अभी स्टॉक मार्केट खुद थोड़ा सा साइड में रखो, आप कोई भी प्रोडक्ट लो। यहाँ पे अपन एप्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एप्पल है। अभी मार्केट में ना 100 एप्पल्स है। कितने एप्पल है मार्केट में? 100 एप्पल है, मतलब जो सेलर है उसके पास 100 एप्पल है। कितने एप्पल है? 100। अभी मार्केट में बायर आए, बायर जब मार्केट में आए तो बायर्स को ना 1,000 एप्पल चाहिए। कितने एप्पल चाहिए? 1,000 एप्पल चाहिए। या फिर रैंडम 50 बायर से हर बायर को 10 10 10 10 10 10 एप्पल चाहिए, ठीक है। या फिर 20 20 एप्पल चाहिए। तो अभी डिमांड कितनी हो रही है? डिमांड है 1,000 और सेल्स कितना है? बस 100। मतलब सेलिंग 100, सेलर 100 और बायर कितने हैं? 1,000। तो अभी प्रोडक्ट जो है वो एप्पल है। एप्पल की प्राइस क्या होगी यहाँ पे? डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज होगी। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज बायर्स ज्यादा है। बायर्स जब ज्यादा होंगे तो सेलर बोलेगा ना कि जो हायर प्राइस मुझे पे करेगा मैं उसको दे दूंगा। तो यहाँ पे 120 लगाएगा, 140 लगाएगा, 150 लगाएगा, करो। बिकॉज ऑफ क्यों? अभी सेलर को भी पता है मेरे पास तो 100 ही एप्पल है और बायर्स कितने हैं? 1,000। तो ऐसे कुछ बायर्स रहेंगे ना जो मुझे हायर प्राइस भी पे करेंगे एप्पल के लिए। तो इससे क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी। आप सभी को डिमांड और सप्लाई पता है ना। जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी प्रोडक्ट की जब डिमांड इंक्रीज होती है, जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस क्या होगी? प्राइस भी बढ़ेगी। और किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो प्राइस क्या होगी? कम होगी, ठीक है। मतलब जब सप्लाई बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज होगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगी? डिक्रीज होगी। बिकॉज ऑफ क्यों? जब सेलर ज्यादा हो गए तो प्राइस क्या होगी? कम होगी। और जब बायर ज्यादा हो गए तो प्राइस क्या होगी? इंक्रीज। मतलब डिमांड ज्यादा, प्राइस इंक्रीज, सप्लाई ज्यादा, प्राइस डिक्रीज। सिंपल है, समझो, समझ रहे हो। यहाँ पे प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, इसका अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगा, मार्केट में सप्लाई अगर ज्यादा होगा तो प्राइस क्या होगी? डिक्रीज होगी। और ये प्रोडक्ट है, उसका मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। सिंपल चीज को समझो और इसके नोट्स बनाओ। मैं जो बता रहा हूं उसके नोट्स बना रहे हो ना। जब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस इंक्रीज होगी, और किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी। चलो, तो यहाँ पे आओ। यहाँ पे अपन ने क्या देख रहे थे अपन, कि यहाँ पे FII DII HNI और रिटेलर है। तो जब FII मार्केट में आ रहे तो 1 लाख करोड़ लेके आ रहे। कितने लेके आ रहे? 1 लाख करोड़। मतलब 1 लाख करोड़ की यहाँ पे क्या हो रही है? बाइंग। तो इफ 1 लाख करोड़ की अगर बाइंग होगी, इतने अगर ज्यादा बायर्स होंगे मार्केट में तो प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। और जब जब FII ज्यादा बाइंग करेंगे, हायर प्राइस पे करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगी? प्राइस ऊपर जाएगा। जब मार्केट में एफ तो मार्केट एक मूवमेंट दे देता है बाइंग साइड के लिए। जब FII मार्केट से चले जाते हैं तो मार्केट थोड़ा गिरता है।
बिकॉज ऑफ क्यों, इनके पास बहुत बड़ा पैसा है। जब बड़ा पैसा मार्केट में आएगा तो मार्केट बढ़ेगा, जब बड़ा पैसा मार्केट से जाएगा तो मार्केट गिरेगा। जब सेम सिमिलर डीआईआई, डीआईआई के पास भी बहुत पैसा है, डीआईआई भी जब मार्केट में आता है तो मार्केट थोड़ा सा तो मूवमेंट देता ही है, ठीक है। जब डीआईआई मार्केट से चले जाते हैं तो थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड आता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता बट थोड़ा बहुत मार्केट मूवमेंट करता है। एचएनआई और रिटेलर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, बिकॉज ऑफ जो एचएनआई होते हैं वो भी ज्यादा करके मार्केट में 100-200 करोड़ लाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लाएंगे। और 100-200 करोड़ तो मार्केट में तो रिटेलर्स भी वॉल्यूम बना देते हैं इतना, बिकॉज रिटेलर्स बहुत है मार्केट में। पहले इंडिया में सिर्फ 1 to 2% ही लोग ऐसे थे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करते थे, बट अभी ये आंकड़ा जो है वो अप्रोक्स 4 to 6% तक चला गया है, ठीक है। सभी लोग समझे मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? एवरीवन, इतना भी समझो, जब मार्केट में एफआईआई इंटर होते हैं तो मार्केट एक मूवमेंट देते रहता है अपसाइड या फिर डाउन साइड। जब एफआईआई मार्केट में एंट्री लेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, एफआईआई मार्केट में सेलिंग करेंगे तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, सिंपल। डीआईआई भी मार्केट में जब आते हैं तो भी मार्केट एक छोटा मूवमेंट दे देता है, छोटा डाउन साइड। और एचएनआई और जो रिटेलर्स होते हैं उससे ज्यादा मार्केट मूव नहीं करता, ठीक है, बिकॉज इनके पास कैपिटल जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। एवरीवन, सभी लोग समझे आप किस कैटेगरी में आ रहे हो? एवरीवन, सभी लोग कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो आप? शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप सभी लोग रिटेलर्स में आ रहे होगे, ठीक है। समझ यस पाए सभी सर। लोग? यस सर। ओके ठीक है, चलो एक सेकेंड। जितने भी टर्म्स अपन ने देखे सभी लोगों को क्लियर है? म्यूचुअल फंड, एसआईपी, सभी लोग समझे क्या होते हैं म्यूचुअल फंड, एसआईपी? यस सर। ओके ठीक है, चलो। बाकी लोग नहीं समझे? ओके, स्नेहा जी समझिए, और बाकी? यस सर। ओके, तरुण जी भी समझे, मतलब अप्रोक्स सभी लोगों को समझ आ चुका है कि एक्चुअल में होता क्या है एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स, और आप कैसे फाइंड आउट करोगे एफआईआई डीआईआई को, ठीक है। तो अपन आज का जो लेक्चर था अपन इसमें यही सब चीजें सीखने वाले थे, म्यूचुअल फंड, एसआईपीज और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। कल से अपन स्टार्ट करेंगे एक्चुअल रियल मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं इसको, ठीक है। एवरीवन, सभी लोग, अपन कल देखेंगे म्यूचुअल यस सर। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आप कैसे करोगे स्टॉक मार्केट में, और टेक्निकल एनालिसिस करोगे। बोलो आप तरुण जी, क्या डाउट है आपका? बोलो बोलो तरुण जी, बाइक ऑन करके बोल लो। सर हाँ बोलो। कहीं से पता चलना है सर? एच एन आई एफ आई आई जब कहाँ पे देखोगे आप ये मार्केट चीज? एंटर होता है नहीं नहीं, मैं वहां पर बताऊंगा ये देखना चीज, है कर सर। फंडामेंटल कब आपको पता चलेगा? फिर भी एक सेकेंड, नहीं तो कल ही बता दूंगा, कल थोड़ा सा, बिकॉज ये चीज आपको डायरेक्टली नहीं समझ आएगी, थोड़ा डीप में इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, स्टॉक को अपन पिक करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो जब मैं आपको बताऊंगा ना कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टॉक को जब पिक करना होगा, तो वो टाइम पे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फंड जो एफआई होते हैं, डीआई होते हैं, वो किस तरीके से आपको दिखते हैं, कहाँ पे उन्होंने इंटर किया है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो कल ये चीज कवर होगी, आप ज्यादा लोड मत लेना, डेफिनेटली आप यहाँ से जब जाओगे तो एक वैल्यूएबल नॉलेज लेके जाओगे, इतना मेरा आपको एक प्रॉमिस रहेगा। बट तब तक सारे लेक्चर्स अटेंड करना, मेरे साथ कनेक्टेड रहना, कुछ भी डाउट आता है तो मेरे साथ आप 1 to 1 बात करके भी सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है एवरीवन। ओके, वेलकम वेलकम तरुण जी। तो कल सभी लोग ना 7:30 बजे टाइम पे आ जाना, अपन लेक्चर 7:30 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कल से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होगी, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। और फंडामेंटल देखेंगे उसके बाद अपन टेक्निकल स्टार्ट, एवरीवन, ठीक है। चलो फिर सभी लोग एग्जिट कर देना। वेलकम श्रेयस जी, वेलकम वेलकम। चलो बाय बाय, गुड नाइट। तो 7 एवरीवन, 7 बजे का लेक्चर करना है। सभी लोगों को कंफर्टेबल है 7 बजे? सर थोड़ा इफ अगर लंबा हर किसी को खींचना था तो। कंफर्टेबल होगा 7 बजे तो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर थोड़ा लंबा खींच लो ना, थोड़ा कि जल्दी से समझ में आ जाएगा और आराम से भी समझ पाएंगे थोड़ा, अगर इस 7 से 8:30 हो हाँ, सकता है मैं भी तो। वही, बिकॉज क्या हो रहा है पता है क्या, 7 से 8:30
हाँ चलेगा वैसे भी। अगर आपके पास कैपेसिटी रहेगी तो डेफिनेटली मैं बहुत मतलब अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एक सेकेंड जस्ट।